अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 7000 बच्चों ने एमडी-कैट के टेस्ट अटैम्प्ट किया, जिसमें बहुत सी इरेगुलरिटीज़ भी देखने को आई कि कुछ सेंटर्स में टेस्ट लिया ही नहीं गया। लेकिन हमारा टॉपिक ये नहीं है। हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आज का टेस्ट कैसा था, किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि स्टार्ट से जब से स्टूडेंट्स ने एमडी-कैट प्रिपरेशन स्टार्ट की, तब से हम लोग बच्चों से कहते रहे फेडरल की बुक्स को रीड करें, फेडरल की बुक्स को रीड करें। आज का बायोलॉजी का पोर्शन जो था, उसमें से बहुत से एमसीक्यूज जो थे वो फेडरल और केपी की बुक्स में से थे। पेपर इजी था, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट रिव्यूज़ के पेपर इजी था। हमारे पास भी कुछ एमसीक्यूज पहुंचे हैं, उसके मुताबिक केमिस्ट्री का पोर्शन जो था वो काफ़ी हद तक इजी था। फिजिक्स में कैलकुलेशन थी। आपका जो बायोलॉजी पोर्शन था उसमें कुछ ट्रिकी एमसीक्यूज थे, ज़्यादातर एमसीक्यूज रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले में से आए हुए थे। इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि एटलीस्ट आप फेडरल की बुक्स में से अपने जो सिस्टम्स है, जैसे आपका नर्वस सिस्टम हो गया, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, इम्यून सिस्टम हो गया, आपकी जो सिस्टम्स हैं इनको लाजमी फेडरल की बुक्स में से रीड, क्योंकि बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो पीटीबी की बुक में स्किप की गई हैं लेकिन फेडरल में मेंशन है, तो आप उन्हें लाजमी रीड करें। तो ओवरऑल पेपर के बारे में ये कहा जा सकता है कि पेपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, लेकिन कुछ ट्रिकी चीज़ें ज़रूर थी पेपर के अंदर। इंग्लिश के पोर्शन में ज़्यादातर आपके जो एमसीक्यूज थे वो टेंसेस में से आए हुए थे। सिंपल क्वेश्चंस पूछे हुए थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और टेंसेस में से। इन टॉपिक्स पे आप जो आपके मेन टॉपिक्स हैं ना ग्रामर के, इन पे अपनी ग्रिप अच्छी रहे। अब हम अपने आज के टेस्ट के क्वेश्चंस को कुछ डिस्कस करते हैं ताकि आप लोगों को अंदाजा हो कि क्वेश्चंस किस तरह से आए थे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच ग्लैंड न्यूट्रलाइज द पीएच। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ग्लैंड्स के पीटीबी की बुक में अब सिर्फ ग्लैंड्स के नेम मेंशन किए गए हुए हैं, इस वो भी डायग्राम के अंदर। इसके अलावा इनके फंक्शंस को जो है वो डिस्कस नहीं किया हुआ है। इसमें हमारे पास ऑप्शंस थी इजैकुलेटरी डक्ट, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में आप जानते हैं कि ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का तो पार्ट ही नहीं है, तो ईडीएच वगैरह सिक्रीट करता है। तो आपके पास ऑप्शन है प्रोस्टेट ग्लैंड का। जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वो यूरिथ्रा को न्यूट्रलाइज करता है, यानी उसकी पीएच को मेंटेन रखता है। और जो आपके पास लास्ट ऑप्शन था वो था बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, जिसको हम लोग कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। ये स्पर्म को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। सो योर राइट ऑप्शन इज चार्ली। हमारे पास है अस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स। इसके अस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स का है, आपने चैप्टर नंबर 9 राउंड वर्म्स में पढ़ा हुआ है कि अस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड जो ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट है जो डिजीज काज करता है। ये आपकी सिंपल बुक लाइन है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ब्रेकियल प्लेक्सिस सप्लाई टू। के ब्रेकियल प्लेक्सिस जो है ये सप्लाई किसको करते हैं, ये पीटीबी में मेंशन नहीं है। ब्रेकियल प्लेक्सिस क्या है? ब्रेकियल प्लेक्सिस आपका एक नर्व्स का नेटवर्क होता है जो आपके शोल्डर में प्रेजेंट होता है, जो आपके जो सिग्नल्स हैं सेंसरी सिग्नल्स को स्पाइनल कॉर्ड से आर्म्स या शोल्डर तक लेके जाता है। तो इसमें हमारे पास आएगा कि अपर लिम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरासाइट। इनमें से कौन से फाइलम की जो स्पीशीज होती हैं हमारे पास वो पैरासाइट नहीं होती। एनालिडा, नीमाटोड और एस्कीहेलमिंथीज की स्पीशीज पैरासाइट होती हैं, जबकि पोरिफेरा की स्पीशीज पैरासाइट नहीं होती। राइट ऑप्शन इज चार्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन ह्यूमन फीमेल द फर्टिलाइज्ड एग गेट इम्प्लांटेड इन यूट्रस आफ्टर के फर्टिलाइज्ड एग फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन जो होती है यूट्रस में वो कितने दिन के बाद होती है? ये 7 डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन को 7 दिन हो जाए उसके बाद इम्प्लांटेशन हो जाती है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पिटफॉल ट्रैप। अब ये क्वेश्चन में बच्चों को समझ कुछ को नहीं आई कि पिटफॉल ट्रैप क्या होता है। पिटफॉल ट्रैप आपने अपने सिलेबस में पिक्चर प्लांट पढ़ा हुआ है, जो कार्निवोरस प्लांट है उसमें पिटफॉल ट्रैप कहते हैं एक स्मॉल बकेट लाइक रिसेप्टिकल, यानी कि कोई ऐसा प्लांट जिसका लीफ मॉडिफाइड हो। तो ये आपके पास जो था वो डार्लिंगटोनिया में था। ये चीज़ भी पीटीबी में मेंशन नहीं है, लेकिन ये एमसीक्यूज आया था। कुछ जनरल इन्फो भी आपको होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपसे कहा है कि फेडरल की बुक्स को भी लाजमी रीड करें और केपीके को भी देखें, क्योंकि आज के जो बायो के मोस्ट एमसीक्यूज थे वो फेडरल में से थे या केपीके में से थे। कुछ जो थी वो एग्जैक्ट लाइंस पीटीबी की भी थी, लेकिन ज़्यादा पेपर फेडरल में से था। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास है चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच बैंड इज एनाइसोट्रॉपिक। सिंपल क्वेश्चन था कि कौन सा बैंड जो है वो एनाइसोट्रॉपिक होता है। ए बैंड जो होता है हमारे पास एनाइसोट्रॉपिक होता है और आई बैंड हमारे पास आइसोट्रॉपिक होता है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू वॉल ऑफ यूट्रस इज नोन एज। के एम्ब्रियो जब यूट्रस की वॉल के साथ अटैच करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभी हमने ऊपर पढ़ा कि इसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। इम्प्लांटेशन फर्टिलाइज्ड एग की इम्प्लांटेशन होती है यूट्रस में, कब होती है? 7 डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन। राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है? अल्फा। इस प्रोसेस को हम लोग इम्प्लांटेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिजिक्स का स्टार्ट हो गया। इसमें हमारे पास एमसीक्यूज था। फिजिक्स का क्वेश्चन मुझे इजी लगा, बच्चे भी कह रहे थे कि एमसीक्यूज जो थे इजी थे, लेकिन कैलकुलेशन का पार्ट था ज़्यादा।
क्वेश्चन हमारे पास है लाइट बॉडी ए एंड हैवी बॉडी बी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, देन आपके पास एक लाइट बॉडी है और एक हैवी बॉडी है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो आपका जो मोमेंटम है वो किसका, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्केयर ओवर 2m। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आपकी जो है सेम है, तो मोमेंटम किसके डायरेक्टली रिलेटेड हो गया, मैस के। जो हैवी बॉडी होगी उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, सो राइट ऑप्शन इज़ बीटा। बी वाली बॉडी की जो मोमेंटम होगा वो ए से ज़्यादा होगा, राइट ऑप्शन इज़ बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट अ कार फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड compared with that required to accelerate from 0 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड। सिंपल क्वेश्चन था आपके पास, आपने दोनों पे पहले एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई करना था, उसके बाद दोनों की रेशो फाइंड कर लेनी थी। अब हम देखें एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड, एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर, इसमें वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर हम लोग अप्लाई करेंगे क्योंकि फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी चेंज है। वी एफ स्क्वायर हमारे पास फर्स्ट केस में देखें क्या होगी 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, क्या आ गया हमारे पास 400 माइनस 100। और जो सेकंड केस हमारे पास है उसमें हम देखें तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी 10 है जबकि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 थी, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 0 यानी 100 माइनस 0। ऊपर वाले में हमारे पास आ जाएगा 300, नीचे आ जाएगा 100, E2 ओवर E1 करें 300 ओवर 100 हमारे पास रेशियो आ जाएगी 3, राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ मूविंग बॉडी नीड नॉट टू हैव, कि एक मूविंग बॉडी जो है उसके पास इनमें से कौन सी क्वांटिटी का होना लाजमी नहीं है। आपको पता है कि जब एक बॉडी मूव करे उसकी वेलोसिटी भी होगी, वेलोसिटी है तो ऑफकोर्स उसका मोमेंटम भी होगा, और मूविंग बॉडी में काइनेटिक एनर्जी तो होती है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मूविंग बॉडी में होना ज़रूरी नहीं है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन की वजह से गेन करती है। सो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन है डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ मैस एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली व्हेन रिजल्टिंग फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज, कि एक मैस जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है तो उस पर लगने वाली फोर्स कितनी होगी। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है 0, अगर फोर्स 0 हो जाएगी, आपको पता है न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू ma, अगर आपके पास फोर्स ही 0 है तो वो फिर तो एक्सेलरेशन ही 0 होगी, कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ही नहीं होगी उसके अंदर। लेकिन अगर आपकी फोर्स जो है वो कांस्टेंट है तो आपकी एक्सेलरेशन भी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। सो हमारे पास यहाँ पर राइट ऑप्शन था बीटा। अगर फोर्स आपकी इंक्रीज कर रही है यूनिफॉर्मली तो आपकी एक्सेलरेशन भी जो है वो इंक्रीज करती जाएगी, लेकिन यहाँ पे कहा है कि यूनिफॉर्म रहेगी एक्सेलरेशन, तो हमारे पास ऑप्शन होगा बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज विद नेचर ऑफ मीडियम, के लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी तो कौन सी प्रॉपर्टी उसकी चेंज नहीं होगी। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो सोर्स ऑफ लाइट का पैरामीटर है, वो मीडियम का पैरामीटर नहीं है कि जिसमें लाइट जो है वो ट्रैवल कर रही है, इसलिए किसी भी मीडियम में लाइट मूव कर जाए उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स ईच विद कैपेसिटेंस C व्हाट विल बी द रेशियो बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम कैपेसिटेंस। इसमें आपसे कहा गया कि अगर आपके पास n नंबर यानी n नंबर आपके पास कैपेसिटर्स हैं तो आपकी मैक्सिमम और मिनिमम कैपेसिटेंस के दरमियान जो वो रेशियो कितनी होगी। आपको पता है कि जब आप मैक्सिमम कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं, कैपेसिटेंस के फार्मूलाज आप पढ़ते हैं कि मैक्सिमम कैपेसिटेंस कब होती है, जब आपके कैपेसिटर जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच हो, जिसका फार्मूला आपके पास होता है C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू NC, ये आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है फार्मूला। और जब आपके कैपेसिटर सीरीज में होते हैं यानी जब उनकी कैपेसिटेंस मिनिमम होती है तो आपके पास फार्मूला होता है C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C ओवर N। अब आपने इन दोनों की रेशो लेनी है यानी मैक्सिमम और मिनिमम की। मैक्सिमम आपके पास NC, रेशो आप ले लें C ओवर N, C से कैंसिल हो जाएगा, N जो है वो हमारा वो राइट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा N स्क्वायर रेशो 1। सो राइट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या है बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज 10 किलोमीटर पर आवर इफ इट्स मैच इज डबल देन स्पीड बिकम, कि एक बॉडी जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड से जा रही है, अगर उसका मैच डबल कर दें, आपको पता है मैस और आपकी जो स्पीड होती है वो आपस में इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं, जैसे आप किसी बॉडी का मैस इंक्रीज करते हैं उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है। अब आपने इसके मैस को डबल कर दिया तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी हाफ यानी 5 किलोमीटर पर आवर, राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नंबर ऑफ डायोड्स इन हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में आपके पास कितने डायोड्स होते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर में हम लोग 1 डायोड यूज़ करते हैं जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में हम लोग 4 डायोड यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपको स्टेटमेंट में मेंशन कर दे कि सेंटर टेप रेक्टिफायर में और ब्रिज रेक्टिफायर में हम लोग कितने यूज़ करते हैं, जो आपका ब्रिज रेक्टिफायर होता है उसके अंदर हम लोग 4 डायोड्स यूज़ करते हैं, लेकिन जो आपका सेंटर टेप होता है उसके अंदर हम लोग 2 डायोड्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन जो है डेल्टा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वर्क डन विद बी मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इसकी आपका वर्क मैक्सिमम होगा जब आपकी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल क्या होगा। वर्क का आपके पास फॉर्मूला आता है एफ डी कॉस थीटा। जब आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल ज़ीरो होगा यानी कोस ज़ीरो होगा, कोस ज़ीरो हमारे पास 1 होता है, तो वर्क आपका मैक्सिमम होगा। आपका मैक्सिमम वर्क तब होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल ज़ीरो होगा, और मिनिमम वर्क तब होगा जब आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास केमिस्ट्री का स्टार्ट हो रहा है। द इलेक्ट्रोड थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन एंटर द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। आपको पता है कि जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो आप दो डायोड यूज़ करते हैं, कैथोड और एनोड। जो कैथोड होता है उसके ज़रिए इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में ऐड होते हैं, और एनोड के ज़रिए जो है वो लीव कर जाते हैं। यहाँ पे एंटर होने का पूछा हुआ है, तो हमारे पास राइट ऑप्शन आएगा बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एनर्जी फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन केम फ्रॉम। एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी कहाँ से जो आपका सिस्टम है वो लेता है, वो सराउंडिंग से लेता है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। आपकी ये सिंपल बुक लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फिनोल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर टू गिव। फिनोल के रिएक्शन में फिनोल्स के रिएक्शन में आपको की बुक में शो करवाया हुआ है, ब्रोमीन वाटर के साथ जब वो रिएक्शन करते हैं तो आपके पास 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल बनता है। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स अमंग द फॉलोइंग। इनमें से कौन सी फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगी। आपको पता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती हैं वो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस से वीक होती हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में डिबायर फोर्सेस होंगी, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस होगी, डाइपोल फोर्सेस होंगी। ये सब की सब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती हैं। दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं उन्हें हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कहते हैं। लेकिन मेटेलिक बॉन्ड आपको पता है ये इंट्रामोलिकुलर फोर्स है, सो ये बाकी सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच वन हैज़ फ्रूटी स्मेल। के किसकी फ्रूटी स्मेल होती है। एस्टर्स आपने पढ़ा अपनी बुक में, इनकी स्मेल फ्रूटी होती है। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आपको पता है कि सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम वगैरह, तो इनको हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी कहते हैं। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स को हम लोग अल्कली मेटल्स कहते हैं, और जो डी ब्लॉक हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इसका हमारे पास राइट ऑप्शन है चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच वन है स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। के सॉलिड्स के दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, उसके बाद लिक्विड और सबसे वीक होती हैं वो गैसेज में होती हैं। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच हैज़ लेस डेंसिटी। कि इनमें से डेंसिटी सबसे कम किसकी होती है। गैसेस में आपको पता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होती हैं। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं गैस के वो स्कैटर्ड होते हैं, वॉल्यूम गैस का सबसे ज़्यादा होता है, तो जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है उसकी डेंसिटी कम होती है। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वीकेस्ट एसिड। इनमें से सबसे वीक एसिड कौन सा है। एसिडिटी आप जानते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के इन्वर्सली रिलेटेड होती है। जैसे जैसे कार्बन चेन की लेंथ ज़्यादा होती रहती है हमारा जो एसिड है वो वीकर होता रहता है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो यहाँ पे देखें, फॉर्मिक एसिड, स्टेरिक एसिड, एसिटिक एसिड और पाल्मिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड में आपको पता है कि एक कार्बन होती है, एसिटिक एसिड में आपके पास 2 कार्बन्स होती हैं, स्टेरिक एसिड में आपके पास 18 कार्बन्स होते हैं, और पाल्मिटिक एसिड में आपके पास 16 कार्बन्स होते हैं। तो जिसकी यहाँ पे कार्बन ज़्यादा होगी वो वीकेस्ट एसिड होगा। राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, बीटा। इसके एमडीकेट पेपर के कुछ क्वेश्चन थे जिन्हें मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इनको डिस्कस करके आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि पेपर किस तरह का था, किस पैटर्न पे था। उम्मीद है आपको आज की इस डिस्कशन की समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती